हेलो बच्चों, मेरा नाम है अनुराग। हम लोग आज बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट नंबर फर्स्ट के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करने से बस इतना ही होता है कि हाँ अंदर से मोटिवेशन आता है कि इतने मेहनत से कोई वीडियो बना रहा है तो लाइक होता है, कमेंट्स होता है। ठीक है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी कर देना है। कोई डाउट रहेगा अगर क्वेश्चन के रिकॉर्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ लेना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द डी ब्रॉगली इक्वेशन डिस्क्राइब। तो डी ब्रॉगली इक्वेशन हमको पता है क्या होता है, लैम्डा बराबर एच अपन एम बी। इस एम बी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। अब मोमेंटम को डिनोट कैसे करते हैं, पी से। ये एम मेरा क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है, लेमडा क्या होता है, तो लेमडा को हम लोग बोलते हैं वेवलेंथ। इस एच को बोला जाता है प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यूनिट याद रखे रहना, जूल सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना है कि लेमडा बराबर क्या होता है, एच अपान पी, और पी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ये चीज़ ध्यान रखना है, हमको याद रखना है कि डी ब्रॉगली समीकरण इसे बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डज द डी ब्रॉगली इक्वेशन डिस्क्राइब। क्या डिस्क्राइब करता है, मास एनर्जी को तो नहीं करता है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर को डिस्क्राइब करता है। इसे हम लोग, जो हमारा डी ब्रॉगली इक्वेशन लैम्डा बराबर एच अपन एम बी है, उसको हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजनबर्ग क्या है, फार्मूला याद रखना है, समीकरण जो है डेल एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल देन एच अपान 4 पाई। ये एक्स जो है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन। अब पी को पता ही है, पी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। पी हमारा मास इंटू क्या होता है, वेलोसिटी होता है। फार्मूला याद रखना है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच अपान 4 पाई। हम लोग किसी भी जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसका हम लोग पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं कि वो चीज़ है कहाँ पे, उसी को हम लोग हाइजनबर्ग थ्योरी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इफ द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डिक्रीजेज, व्हाट हैपन द अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग इट्स मोमेंटम। तो कैसा होता, हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा जो हमारा मोमेंटम होगा, याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल स्टेट दैट। क्या कहता है, तो कहता है कि हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम को इम्पॉसिबल है कैलकुलेट करना। फार्मूला बता दिया हूँ, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपान 4 पाई। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आना है तो याद रखे रहना है। एक्स क्या है, पोजीशन। ठीक है, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू बता दिया हूँ कितना होता है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द बिहेवियर। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसका, कैसे बिहेवियर को शो करता है, तो वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बने होते हैं। स्पेस में क्या होते हैं, आपस में प्रोपोगेट किया जाता है इनका, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस, ये डेल है, प्लस 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर ब्रैकेट में ई माइनस वी साई बराबर 0 होता है, साई बराबर 0। ये जो वी है इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ई को पता ही है काइनेटिक एनर्जी है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एम हमारा क्या है, मास है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ध्यान रखना है, फार्मूला पूछेगा। ये जो डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर
प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। तो इसको बोला जाता है लैप्लासियन ऑपरेटर, और लैप्लासियन ऑपरेटर को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ऐसे भी हो सकता है एग्जाम में इस तरीके से, साइन और प्लस 8y² बाई एम बाई एच स्क्वायर ई माइनस बी साइन 0, वो तो होगा ही। तो उसी पे क्या करेंगे, टिक मार देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द बिहेवियर, तो किसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉल्यूशन टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कैसे सॉल्यूशंस के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लागू होता है, तो हमको पता है वो वेव फंक्शन के लिए लागू होता है। वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं साई से, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं साई स्क्वायर से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम लोग मॉलिक्यूल्स का निकालते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, एक को बोला जाता है प्रिंसिपल एन डिनोट किया जाता है, दूसरे को बोला जाता है एजीमुथल एल डिनोट किया जाता है, तीसरे को बोला जाता है मैग्नेटिक एम डिनोट किया जाता है, चौथे को बोला जाता है स्पिन बोला जाता है। तो क्वेश्चन पूछा था कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तो वेव फंक्शन, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि साई बराबर 0 लास्ट में किया था, ई माइनस बी साई बराबर 0 वेव फंक्शन के लिए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, द वेव फंक्शन इन श्रोडिंगर इक्वेशन रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट गिवन पोजीशन के लिए। हम लोग जानते हैं ऑर्बिटल उसको बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है, वही हमारा क्या है, ऑर्बिटल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज ट्रू। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमको पता है क्या होता है, लैम्डा बराबर h/p होता है। ठीक है, यानी लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/p के। जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वेवलेंथ घटेगा, से मोमेंटम क्या होगा, घटेगा, वेवलेंथ जाके बढ़ेगा। तो हम लोग यहाँ ऑप्शन में देख लेंगे, पहला ऑप्शन इट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज पार्टिकल वेलोसिटी, तो वहाँ से भी निकाल सकते हैं लेमडा प्रोपोर्शनल 1/p। लेमडा प्रोपोर्शनल 1/p को हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बढ़ेगा लेमडा की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, वेलोसिटी घटेगा लेमडा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ट्रू पूछा ना, 7 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी प्रेसिसली मेजर साइमल्टेनियसली। तो कैसा होता है, क्वेश्चन नंबर 8 में एनर्जी मोमेंटम नहीं कैलकुलेट करते हम लोग, क्या कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी और पोजीशन के बारे में, डेल्टा एक्स इंटू हाइजेनबर्ग में डेल्टा पी के बारे में, पी ही क्या है, मास इंटू वेलोसिटी है, तो पोजीशन के बारे में, वेलोसिटी के बारे में। तो ऑप्शन नंबर 8 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, द श्रोडिंगर इक्वेशन इज ए फंडामेंटल इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो तरीके से दिया गया है, एक तो भाई क्लासिकल के लिए दिया गया है और दूसरा दिया गया है क्वांटम के लिए दिया गया है। तो क्वांटम वाला तुमको पढ़ना नहीं है, और जो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है वही क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए है, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 9वें का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेशनरी स्टेट इन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो कैसा होता है, आइजन फंक्शन होता है। आइजन फंक्शन क्या है, तो एच साई बराबर ई साई होता है, ई को हम लोग बोलते हैं आइजन वैल्यू, साई को, इस साई को बोला जाता है आइजन फंक्शन। तो यही आइजन फंक्शन पूछा था, ये फार्मूला भी याद रखे रहना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है, विच स्टेटमेंट अबाउट द 4 क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रॉन इन एटम इनकरेक्ट्स। कौन सा इनकरेक्ट्स है, तो पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला सही, चौथा वाला सही, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है उसमें एल की वैल्यू क्या होती है, ऑर्बिटल के लिए दिखाया गया था, SPDF के लिए दिखाया गया था। तो एस में 0 होता है, पी में 1 होता है, डी में क्या होता है 2 होता है, एफ में क्या होता है 3 होता है। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 12, विच एटॉमिक ऑर्बिटल इज एस स्पेरिकल इन शेप। किस एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप स्पेरिकल होता है, तो एस का क्या होता है, स्पेरिकल शेप, एस का स्पेरिकल शेप ऐसे बनता है, पी का
डंबल होता है, डंबल ऐसे बनता है। डी का डबल डंबल होता है, ऐसे बनता है। एफ में तो 7 फोल्ड एक्सिस होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी accommodated इन द सब लेवल फॉर विच एल बराबर, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी आएगी, कितना दिया 3, तो 3 का 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10 आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द रेडियल वेव फंक्शन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग किसी का अगर रेडियल नोट्स निकालते हैं तो रेडियल नोट्स निकाल के फार्मूला n-l-1, इस फार्मूले से हम लोग किसी का भी रेडियल नोट्स निकाल सकते हैं n-l-1 से। ठीक है। तो 14 में क्या पूछा था, रेडियल वेव फंक्शन डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन्स। तो स्पेसिफिक डेंसिटी होता है विथ न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो 14 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप के बारे में हम किस में पढ़ते हैं, तो जो हमारा एजीमुथल होता है, खुद से सोचो, जो हमारा एजीमुथल होता है उसमें हम लोग शेप के बारे में पढ़ते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसमें हम लोग एनर्जी लेवल के बारे में या सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है उसमें हम लोग ओरिएंटेशन ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं। मैग्नेटिक में ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्पिन जो होता है उसमें हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर्स के बारे में तो पढ़ते हैं, जो हमारा एस बराबर क्या होता है +-1/2। उसके साथ हम लोग पढ़ते हैं इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के बारे में, और जो हमारा एजीमुथल है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसमें हम क्या पूछा था, शेप ऑफ ऑर्बिटल ना, तो शेप ऑफ ऑर्बिटल कैसा है एजीमुथल के लिए, तो 15 का बी सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर डिटरमाइंड बाई, क्या दिया गया है, कहाँ एटॉमिक, तो वही क्वेश्चन है, एजीमुथल में शेप में पढ़ते हैं, मैग्नेटिक में ओरिएंटेशन, प्रिंसिपल में हम लोग एनर्जी लेवल या सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स हैज ए डंबल शेप। भैया किसका डंबल शेप होता है, तो एस तो स्पेरिकल है, ये तो गलत है, डंबल शेप तो होता नहीं है। पी वाला डंबल होता है, तो पी वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। डी का डबल डंबल होता है ऐसे। एफ का तो 7 फोल्ड एक्सिस होता है, तो छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 18 कह रहा है अबाउ प्रिंसिपल स्टेट। तो अबाउ प्रिंसिपल क्या है भाई, अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऑर्बिटल के बढ़ते हुए क्रम में रख दें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दें, बढ़ते हुए ऑर्बिटल को रख दें, जैसे ही रखोगे वही क्या है अबाउ रूल। किसके लिए दिया गया था, एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए। और जो हमारा एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग निकालते हैं, तो उस वाले ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो लोवेस्ट एनर्जी होनी चाहिए, फर्स्ट वाली। ठीक है। ई क्या होनी चाहिए, फर्स्ट वाली लोवेस्ट एनर्जी। ठीक है। तो लोवेस्ट एनर्जी खोजना ये है, तो 18 का ए सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल विद द सब लेबल इज फील्ड आफ्टर 4s सबसेल। तो 4s सबसेल के बाद कौन सा सब लेवल फील्ड होता है, अबाउ प्रिंसिपल जो हम लोग 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d निकालते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद 4s के आफ्टर वाला पूछा है। तो 19 का क्या है, 4s के बाद क्या निकालते हैं, 3d निकालते हैं। 3d जो फार्मूला रखोगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, तो 4s 3 के बाद कौन आता है, 3d आता है, तो 3d सही है। ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। हाँ, चैनल को भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पक्का आएगा इसी में से, स्ट्रेस नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना रेगुलरली वीडियो देखना है, पूरा वीडियो देखना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। पानी पी लूँ, प्यास लग गया बोलते बोलते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट।
तो दो प्रिंसिपल हैं, याद रखना, एक पाउली है और एक होता है हुन्स होता है। ये दो रूल होते हैं, एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा हुन्स रूल। तो हुन्स के बारे में हम लोग जानते हैं भाई, ठीक है। पाउली के बारे में भी जानते हैं कि अगर हम लोग कभी इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, एक हो सकता हो एक वाले सब सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पी कक्षक का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनना है, ठीक है। तो ये पाउली हुन्स रूल है। क्या पूछा था कि द पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, क्या कहता है, तो ऑप्शन पढ़ा जाएगा, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स सेम एटम। तो ये पहला वाला क्या है, सही है, तो 20वें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑक्यूपाई ए सिंगल एटॉमिक ऑर्बिटल अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो कितना होता है, सिंपल वाले पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में हो सकते हैं, तो भैया कितने हो सकते हैं, खुद से सोचो, 2 हो सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। कभी 3 देखे हो गया कि एक में भाई 3 इलेक्ट्रॉन कोई भर दिया है, या 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया है, 5, या तो 2 भरते हैं, या तो हम लोग 1 भरते हैं। 2 को हम लोग फुल फील्ड बोलते हैं, 1 को हम लोग हाफ फील्ड बोलते हैं। फुल फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, ये थोड़ा कम स्टेबल होता है, दोनों स्टेबल होते हैं, ठीक है। तभी तो कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शन इसी से एक्सप्लेन किया गया था। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 21 का कितना हो जाएगा, 21 का 2 होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। 21 का 2 होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रॉन इन द 3p ऑर्बिटल। तो देख लेना n कौन सा सही है 3p ऑर्बिटल के लिए, 3p दिया है, तो ये n की वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और l की वैल्यू p से चेक करते हैं, तो s में 0 होता है, p में 1 होता है, d में 2 होता है, तो p के लिए 1 हो गया, तो l की वैल्यू 1 हो गया। m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, -l से लेके +l निकालते हैं, तो -1 कामा 0 कामा +1, टोटल वैल्यू कितनी आ गई, ml वाली 0 आ गई, ठीक है। तो देख लेना n बराबर 3, पहला ऑप्शन तो गलत, ये डी वाला भी गलत, दूसरा हो सकता है या तो तीसरा हो सकता है। तो n बराबर 3, l बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, l बराबर 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। s में तो सारे में +-1/2 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है s के लिए, स्पिन के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी 22 का सही है। क्वेश्चन नंबर 23, द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल। फिर वही बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया, भैया शेप एस ऑर्बिटल शेप कैसा होता है, स्पेरिकल, छोटे छोटे बच्चों को पता रहता है, 9th वालों से पूछोगे तो बता देंगे। एस में स्पेरिकल, पी में डम्बल, डी में डबल डम्बल, और एफ का 7 फोल्ड एक्सिस। टेट्राहेड्रल किसकी ज्योमेट्री है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी आर्बिटल आर देयर इन द पी सब लेवल। कितने आर्बिटल होते हैं पी में, तो पी में 3 का बनाते हैं, एक तो px होता है, दूसरा py होता है, तीसरा pz होता है, तो 3 सही है, 24 का 6 सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द एजीमुथल क्वांटम नंबर एल डिटरमाइंस। एजीमुथल क्वांटम नंबर एल डिटरमाइंस, तो क्या डिटरमाइन करते हैं एजीमुथल में, तो अभी बताया था कि एन में एनर्जी लेवल या सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में डिफाइन करते हैं। एल पूछा था, एल में हम लोग शेप के बारे में डिफाइन करते हैं, और उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन वाला एम में डिफाइन करते हैं, स्पिन वाला एस में डिफाइन करते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल वाला इलेक्ट्रॉन एन में डिफाइन करते हैं, तो एल पूछा था, 25 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल हैज विच प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो 2p ऑर्बिटल दिया है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पूछा है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n पूछा है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई है, तो 26 का ऑप्शन नंबर वी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के बढ़ते हुए क्रम में बताना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना ना। तो 27 का
ये हो जाएगा SPDF। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, 27 का ए सही है। बढ़ते हुए क्रम में बताना था एनर्जी ऑर्डर के, ठीक है। 28 क्या क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इफ टू इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम ऑर्बिटल तो दे मस्ट हैव, कैसा होना चाहिए, तो अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो दे मस्ट हैव अपोजिट वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर, तभी तो एस की वैल्यू क्या आएगी, +-1/2 आएगी। पॉसिबिलिटी ऐसी ही तो हो सकती है, तो बी सही है 28 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स हेल्प टू डिस्टिंग्विश द इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेम ऑर्बिटल, किससे हेल्प करते हैं, डिस्टिंग्विश किससे किया जाता है, प्रिंसिपल से तो नहीं किया जाता है, एजीमुथल से नहीं किया जाता है, मैग्नेटिक से नहीं किया जाता है, स्पिन से किया जाता है। 29 का डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेटेड बाई ए सबसेल विथ n बराबर 6 l बराबर 2 इज, तो कितना आएगा, 6 × 8 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया। 30 का कितना सही है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन इन द विजिबल रीजन, तो अगर मेरे पास लाइमन सीरीज है भाई, तो लाइमन में हम लोग यूवी पढ़ते हैं अल्ट्रावायलेट, बामर में हम लोग विजिबल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और पासन और ब्रैकेट में हम लोग IR के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी के साथ 2 और होता है, सीरीज होता है जिसको बोला जाता है फुंड, और फुंड एक होता है हम्फ्रीज। तो बामर वाला विजुअल के लिए पूछा, तब बी ऑप्शन सही है। ये याद रखना है कि अल्ट्रावायलेट लाइमन सीरीज में मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल आइसोलेट इफ द नाइट्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतना दिया गया है तो किस रूल के अकॉर्डिंग है सारा मेथड, तो हम लोग ये पूरा रूल कैसा है, पाउली ने दिया है, उसी में तो बात हुआ था कि एनर्जी लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल ग्राउंड स्टेट एनर्जी। बीच बीच में प्यास भी लग जा रहा है बोलते बोलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, इफ द क्वांटम नंबर +1/2 एंड -1/2 फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन इट रिसेंबल्स, तो कैसे स्पिन रिसेंबल्स होते हैं, तो पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्पेस, ये सही है, 33 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट विल द पॉसिबल एनर्जी वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन बोहर ऑर्बिटल हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला होता है En बराबर, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, -13.66 है Z²/n², ये फार्मूला होता है n², ठीक है। इसको सही कर देता हूँ, 1 मिनट, ये हट जा भाई, n², ठीक है। हाइड्रोजन आइटम तो Z की वैल्यू 1, एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का, तो En बराबर क्या हो जाएगा, -13.6, ये मल्टीप्लाई बाई 1/n², ठीक है। तो जो हाइड्रोजन आइटम का एनर्जी टर्म निकल के आया है वो कैसा आया है, En बराबर -13.6 इंटू 1 का मतलब 1 में मल्टीप्लाई उतना ही आएगा, n²। किसका पूछा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का पूछा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या कर देना है, रख देना है। n की वैल्यू, ये पहले वाले का है तो दूसरे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दूसरा हो जाएगा, तो En की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -13.6/2², और 2 का मतलब क्या होता है 4, तो -13.6/4 को भाग दोगे तो वैल्यू कितना आएगा, -3.4, ये आंसर। -3.4 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 34 का ए सही है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 32, गिवन एनर्जी ई दिया है, एच दिया है, सी दिया है, वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा पूछ रहा है, तो ई बराबर फार्मूला होता है SC/λ, पूछा है SC/λ, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा HC/E, सारी वैल्यू हमको पता ही है, HCE की रख देंगे, जैसे ही रखेंगे वैल्यू आ जाएगा 656 नैनोमीटर, तो
तो 35 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सप्लेन्ड बाय बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला है द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम ओनली। तो ये तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं था बोहर एटॉमिक मॉडल में, 2n² वाले रूल में। दूसरा ऑप्शन है द स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम आयन हैविंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो 36 का बी सही है। सी भी गलत है, डी भी गलत है। ठीक है। 37, इफ एन एटम हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन जो आती है वो आती है 2। ठीक है। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, 1 2 3 4, तो स्पिन कैसी हो गई, 2 आई, 2 सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द इलेक्ट्रॉन हैविंग ऑफ मास। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.01, मतलब 11 एक ही चीज़ है, इंटू 10 की पावर -31 kg होता है। सारा ग्राम में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, फॉर एल बराबर 1 द शेप ऑफ ऑर्बिटल इज। एल बराबर 1 दिया है और एजीमुथल क्वांटम 1 दिया है। एजीमुथल क्वांटम नंबर में एल में जो 1 की वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी। और पी में हमेशा क्या होता है, क्या कैसा शेप मिलता है, तो एस में स्पेरिकल, पी में डम्बल। तो 39 का कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी, डम्बल। क्वेश्चन नंबर 40, द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स ऑफ 3s एंड 3p ऑर्बिटल आर रिस्पेक्टिव। तो 3s का पहले निकाल लो, रेडियल नोड का फार्मूला अभी बताया था कि रेडियल नोड का फार्मूला हम लोग निकालते हैं n माइनस एल माइनस 1 से। तो n की वैल्यू क्या है 3, माइनस एल की वैल्यू क्या है, s के लिए 0, तो 0 माइनस 1, तो वैल्यू कितना आ गया 2। तो 2 तो पहला निकल के आ गया है, तो 2 ए ऑप्शन सही है। 2p के लिए भी निकाल सकते हो, 2p। तो रेडियल नोड निकालने के लिए n माइनस एल माइनस 1, तो n की वैल्यू 2 हो गया, p की वैल्यू कितनी होती है 1 एजीमुथल में, l की वैल्यू 1 हो गया, -1, तो 2 माइनस 2 वैल्यू कितना हो गया 0। तो पहले वाले का 2 आया था, दूसरे वाले का 0, तो ऑप्शन नंबर 40 का ए सही है। ठीक है। अच्छा, स्पेरिकल में कितने नोडल होते हैं, तो स्पेरिकल में एक भी कोऑर्डिनेट नहीं है, स्पेरिकल है, तो एस के लिए 0 हो जाएगा। पी में एक नोडल प्लेन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, तो यही एक नोडल प्लेन। डी में 2 नोडल प्लेन होता है, तो स्ट्रक्चर डबल डम्बल बनता है ऐसे, तो एक ये वाला नोडल प्लेन, एक ये वाला नोडल प्लेन, तो 2 नोडल प्लेन। और एफ में कितने होते हैं, 3 नोडल प्लेन होते हैं, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये 2 0 निकला, तो 40 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 41, द एम्बियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स। एम्बियर मास वेलोसिटी रेडियस वाला इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम्बियर वाला, तो वो चीज़ जो डिपेंड करता है वो एजीमुथल के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। तो 41 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल। 3 डायमेंशनल शेप ऑफ एन एटॉमिक ऑर्बिटल बताना ना, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, पढ़ाया था शेप के बारे में। शेप कहाँ पढ़ते हैं, एजीमुथल एल में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल में हम लोग क्या पढ़ते हैं भाई, तो प्रिंसिपल में पढ़ते हैं एनर्जी लेवल या सेल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम के बारे में। स्पिन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। स्पिन में पॉसिबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, एस बराबर +-1/2 मैग्नेटिक में हम लोग ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं, जो ओरिएंटेशन चेक करते थे, इस वाले का इस वाले का इस वाले का वैल्यू निकालते थे, ml की वैल्यू, ओरिएंटेशन के बारे में जानते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन ए सब सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2l+1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो कैसा होता है, इंक्रीजेज हो जाता है, पढ़ा गया हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, ऐसे इंक्रीज हो जाता है। 44 का ए सही है। चलिए, अच्छा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पूछा है ना,
हाँ इंक्रीज हो जाता है, बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट डज द रेडियल वेव फंक्शन डिस्क्राइब इन क्वांटम। तो रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ भी बना सकते हो, प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हो, और फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं तो 45 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट डू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो इन द क्वांटम मैकेनिक्स। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मैंने पढ़ाया है, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के बारे में एक अलग वीडियो बना दूंगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा शो करता है क्वांटम नंबर्स में, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेरियस डिस्टेंस ऑफ एंगल ऑफ न्यूक्लियस, तो सी सही है 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ डज द रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व चेंज विथ इंक्रीजिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन फॉर ए गिवन ऑर्बिटल टाइप्स। तो कैसे होते हैं, वो होता है जो मतलब शिफ्ट हो जाता है लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस की ओर, तो 47 का ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, विच एटॉमिक ऑर्बिटल हैज ए एंगुलर वेव फंक्शन। तो एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है, ठीक है, वो चीज़ होता है किसके लिए, वो होता है पी ऑर्बिटल्स के लिए, ठीक है। वेव फंक्शन विथ एल वैल्यू ऑफ 1, हाँ पी ऑर्बिटल के लिए एल वैल्यू दिया गया तो एल बराबर 1 है, तो बता सकता हूँ पी ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 दिया होता तो एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 दिया होता तो डी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 3 दिया होता एफ ऑर्बिटल। निकाल सकता हूँ, इजी है एकदम, बच्चों वाला है, छोटे छोटे। हाउ डज द एंगुलर वेव फंक्शन चेंज विथ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ द एजीमुथल क्वांटम नंबर। खुद से सोचो क्या होगा, जो कम्प्लेक्सेस बनता है आयंस वाला, वो क्या बनाएगा, मोर कम्प्लेक्स बना लेगा। सिंपलर तो होगा नहीं, सिमेट्रिक होगा नहीं, ये मोर वाला सही है, ठीक है। 49 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो कैसा होता है भाई, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के पास बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी बना देता है लार्ज मेथड की ओर से, इट बिकम्स इन्फिनिटली लार्ज। तो हम लोग यूनिट फर्स्ट का बीएससी 4 सेमेस्टर का 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो भी डाउट होंगे यूनिट फर्स्ट वालों का उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। जो भी दिक्कत होगा, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, कोई दिक्कत तो होगा नहीं इसमें। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं है, यही आएगा, रिवीजन करते रहना है, और पूरा फुल कंसंट्रेट होके, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है, कंसंट्रेट होके पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यूनिट सेकंड क्वांटम मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, पानी पी लेता हूँ पहले, बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, पानी पी लूँ। हाँ तो भाई, तो अब हम लोग यूनिट सेकंड की ओर बढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, और इसके भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भाई प्लैंक रेडिएशन लॉ डिस्क्राइब। तो प्लैंक रेडिएशन लॉ किसके लिए डिस्क्राइब होता है, तो समझ लेना है कि जो हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो इमिट करता है बाई के किसकी वजह से, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, मतलब कुछ सिंपल टेम्परेचर के ऊपर, तो जो एनर्जी इमिट हो रही है वो इन डिस्क्रीट पैकेट में हो सकती है, मतलब क्वांटा को लेके हो सकता है, या तो रेदर देन कॉन्टिन्यूसली हो सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैंक रेडिएशन लॉ बोलते हैं, ठीक है। और प्लैंक रेडिएशन लॉ का फार्मूला होता है स्पेक्ट्रल रेडिएशन बॉडी वाली, कौन सा फार्मूला होता है, याद रख लेना है, वी कॉमा टी। ये टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वी का पता ही है। पूरे वी को क्या बोलेंगे हम लोग, पूरे वी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल रेडिएशन बॉडी। फार्मूला होता है बराबर, उसके नीचे लिख दे रहा हूँ, 2h बराबर के आगे 2h न्यू क्यूब बाई सी स्क्वायर इंटू 1/h न्यू बाई ई स्मॉल ई लॉगरिथम वाला ई, के बी बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और -1 होता है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें से हम लोग ये इसको तो जानते हैं, इसको बोला जाता है स्पेक्ट्रल रेडिएशन बॉडी, न्यू फ्रीक्वेंसी है, एच प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू पता है
6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। सी पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये सारी चीज़ें पता हैं। ई की वैल्यू पता हो फिक्स होती है। के बी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं 1.09286, तो वो भी जानते हैं हम लोग। टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो कि सिस्टम के अंदर दिया रहेगा। तो ये फार्मूला पूरा होता है प्लैंक रेडिएशन लॉ का। ठीक है, तो क्या पूछा था, व्हाट डज प्लैंक रेडिएशन लॉ डिस्क्राइब। तो क्या डिस्क्राइब करता है, पहला द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इमिशन ऑफ रेडिएशन बाय ए ब्लैक बॉडी डिफरेंट टेम्परेचर, तो यही चीज़ एब्सोल्यूट टेम्परेचर को मैंने बता रखा था कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। जब भी इमिट करता है टेम्परेचर को लेके, तो वो तो डिस्क्रीट पैकेट बना सकता है क्वांटा को लेके, या तो रेदर देन कॉन्टिन्यूसली चल सकता है जो हमारा क्वांटा है पूरी फॉर्मेशंस के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये तो है नहीं। स्पेक्ट्रिंग ऑफ लाइट यूवी विजुअल के लिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट उसके लिए रमन के लिए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यूवी विजुअल के लिए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है पहले का। क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट सेकंड चल रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स। ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियलाइज्ड ऑब्जेक्ट दैट, तो कैसा होता है, एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन इन रिफ्लेक्ट नन, तो सारे को एब्जॉर्ब कर लेता है, पूरे इंसिडेंट रेडिएशन को क्या करता है, ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है, और एटमॉस्फेरिक वाले चेंज को क्या करता है, दिखाता रहता है। तो रिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहा है ना, तो पूरे का चेंजेज ही नहीं हो रहा है। तो दूसरे का कौन सा सही है, ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फिनोमिना डज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट व्हाट फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्क्राइब। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए फार्मूला पहले याद रखना है कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन होता है, के ई माइन बराबर एच एफ माइनस बी इंटू ई, इसको ई बना दो, ई। ठीक है, ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक फार्मूला और होता है वर्क फंक्शन को लेके, के बराबर ई मतलब फोटान वाली एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन डब्लू, तो वही देखना है, एनर्जी एंड फोटॉन्स वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मटेरियल व्हेन एक्सपोज ऑफ लाइट, ये तीसरे का बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस, तो कैसा होता है ऑर्बिट द न्यूक्लियस, हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के रूप में चलता है, फिक्स्ड होकर सर्कुलर ऑर्बिट्स की ओर चलता है बोहर मॉडल, 2n² वाला रूल जो है। चौथे का पहला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वही पूछा है कि रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी, जो स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाला इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी टेम्परेचर पे, तो एज ए डिस्क्राइब प्लैंक रेडिएशन लॉ, कैसा होता है। तो अभी मैंने फार्मूला बता के रखा था, तो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलता है। क्वेश्चन नंबर 6, एट व्हाट टेम्परेचर डज ए ब्लैक बॉडी इमिट द मोस्ट रेडिएशन अकॉर्डिंग टू वोन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो सबसे पहले वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो हमारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ना, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई मतलब डिफरेंट पीक ऑफ टेम्परेचर या वेवलेंथ पे क्या करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनिएट होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा मैक्स बराबर बी बाई कैपिटल टी। ये जो बी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और लैम्डा मैक्स को बोला जाता है वेवलेंथ पीक, और जो हमारा टी होता है ना, वो तो पता ही है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना है, लैम्डा मैक्स बराबर बी अपॉन टी, किसका इक्वेशन है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में वही पूछा है कि कैसा क्या टेम्परेचर का होता है, तो बी बाई टी होता है, मतलब लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल 1/t होता है। तो जो छठवें का क्या होगा, हायर टेम्परेचर पे होगा, छठवें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डिटरमाइंस वेदर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। तो फोटो इलेक्ट्रिक किस में पाया जाता है भाई, लाइट डिटरमाइंस वेदर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर, तो फ्रीक्वेंसी, सातवें का बी सही है। 8वां, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी लेवल्स इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन इज करेक्ट। तो 8वें का कैसा होता है, एनर्जी लेवल जो होता है वो पूरी तरीके से क्या कर लेते हैं हम लोग, क्वांटिटाइज कर देते हैं। हाँ, क्वांटिटाइज फिक्स होता है, कॉन्टिन्यूस तो होता नहीं है।
स्पीड ऑफ ये भी नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन 8वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ प्लांक रेडिएशन लॉ। प्लांक रेडिएशन का फार्मूला क्या होता है अभी बताया था, ये वाला बी वाला जो बताया था हम लोग, इस स्पेक्ट्रल रेडिएशन बॉडी वाला VVT पहले वाले बता चुका हूँ ना अभी 5 मिनट पहले, अगले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, ए ब्लैक बॉडी एट हायर टेम्परेचर इमिट्स रेडिएशन विथ लोअर इंटेंसिटी लोअर वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का अगर हायर टेम्परेचर इमिट रेडिएशन है तो किस पे होता है, तो हमेशा हायर इंटेंसिटी और शॉर्टर वेवलेंथ पे होगा। तो 10वें का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीजिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा के रखा था और उसमें बताया गया था कि जो इंक्रीज इमिटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो 11 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ट्रू। तो किसके लिए ट्रू है, इट कैन हैव कॉन्टिन्यूस वैल्यू, गलत है, ट्रू नहीं है। क्वांटिटाइज होता है, ये क्वेश्चन अभी पहले आया था। ओनली टेक सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यू समझाया था, ये वाला सही है। 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ डिस्क्राइब प्लांक रेडिएशन लॉ। तो ये भी समझाया हूँ, अभी बात किया हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर वेवलेंथ के बीच में बनता है, तभी तो लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल 1/T कह रहे हैं, लैम्डा मैक्स प्रोपोर्शनल 1/2। तो सी का सही है 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू प्लांक रेडिएशन लॉ द स्पेक्ट्रल डिस्टेंस ब्लैक बॉडी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, तो अभी समझाया हूँ, इसको भी बता दिया हूँ। 14 का क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, फार्मूला हम लोग को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कैसा कंट्रैक्ट बनता है, हमेशा मिनिमम फ्रिक्वेंसी पे इंसिडेंट लाइट क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है इमिट इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, इमिट करने के लिए। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल व्हाट हैपन्स व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी, मतलब इमिट हो रहा है ना, हायर से लोअर की ओर आ रहा है ना, लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्प्शन हुआ, हायर से लोअर आ रहा है, तो क्या हुआ है, उसने क्या किया, अपनी एनर्जी को इमिट किया है। तो 16 का क्या हो जाएगा, इट इमिट्स ए फोटोन ऑफ लाइट, 16 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, क्या पूछा है, द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ब्लैक बॉडी टेम्परेचर एट स्टेफन बोल्ट्जमान लॉ। तो याद रखना है, इक्वेशन होता है जे स्टार बराबर सिग्मा टी की पावर 4। ये जे स्टार क्या होता है, इसको बोला जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएंट इमिटेशन, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को स्टेफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट बोलते हैं। टी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर होता है। तो ये इक्वेशन याद रखना कि जे स्टार बराबर सिग्मा टी की पावर 4 या जे स्टार प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जे स्टार प्रोपोर्शनल टी की पावर 4। जो ब्लैक बॉडी रेडिएंट्स इमिटेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू व्हेन डिस्प्लेसमेंट लॉ एट ए हायर टेम्परेचर द कैसा होता है, अभी ये क्वेश्चन पढ़ के आए हैं हम पिछले वाले में, डिक्रीज हो जाएगा। 18 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट डिटरमाइंस वेदर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। तो कैसा कर होता है ये भी पढ़ के आए हैं। क्या पूछा है, लाइट डिटरमाइंस वेदर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल अकर। तो कैसी फोटो इलेक्ट्रिक कैसी अकर होगी, वो होगी फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो 19 का बी सही है, फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन अभी पिछले वाले में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन इज करेक्ट। तो कैसा है, द एनर्जी लेवल, ये भी पढ़ के आए हैं, क्वांटिटाइज हो जाता है एनर्जी लेवल। क्वेश्चन नंबर 21, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। तो जो श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है ना, वो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में बताता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ क्वांटम पार्टिकल कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन जो होता है वो एनर्जी लेवल ऑफ क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में बताता है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 23,
इन द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल 1D बॉक्स के लिए कह रहा है कि द वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई व्हाट बाउंड्री कंडीशन एट द एजेज ऑफ बॉक्स। तो कैसा कंडीशन होना चाहिए एजेज ऑफ बॉक्स के अंदर, वन डायमेंशनल के अंदर, तो वो जो होता है जीरो वेव फंक्शन के ऊपर होता है। तो 23 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, विच पास्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स स्टेट दैट्स द स्टेट ऑफ ए क्वांटम सिस्टम डिस्क्राइब बाई ए वेव फंक्शन। तो किससे डिस्क्राइब करते हैं हम लोग, डिस्क्राइब करते हैं स्टेट पास्टुलेट लेके, सिंपल पोजीशन बना के स्टेट पास्टुलेट लेते हैं। तो 24 का जो हमारा है वो डी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, तो ये वाला पहला वाला ऑप्शन सही है। आई एच बराबर क्या होता है, डेल बाई डेल टी साइन माइनस एच साइन, पहला वाला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26, द श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या होता है एच साइन बराबर ई साइन। इसको आइजन वैल्यू बोलते हैं, इसको आइजन फंक्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, वो वाला याद रखना है जो 8 पाई स्क्वायर एम बाई एच स्क्वायर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन प्लस ई माइनस वी साई बराबर जो जीरो इक्वेशन बताया था, ये याद रखना है। ठीक है, तो बी सही है। क्वेश्चन नंबर 27, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स इन ए पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स द एनर्जी लेवल। तो कैसा एनर्जी लेवल होता है, अभी मैंने बताया था कि कैसा होता है, डिस्क्रीट पैकेट्स लेवल में चलता है क्वांटम के फॉर्म में। तो ये वाला डिस्क्रीट हो जाएगा, लेकिन कुछ भी रेदर देन कॉन्टिन्यूसली फॉर्मेशन भी हो सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, तो हमेशा क्या होगा, वन डायमेंशनल के लिए 27 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ए मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी वन ऑन ए क्वांटम सिस्टम इल्स। तो कैसे क्वांटम सिस्टम इल्स बनाते हैं, वो एक डिफिनिट क्वांटम सिस्टम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। तो 28 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, इन श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो हमारा श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होता है कि भाई क्या रिप्रेजेंट करता है, किस चीज़ का कैसा फॉर्मेशन होता है, जो हम लोग अभी तक निकाल रहे थे लैप्लासियन ऑपरेटर लेके या डेल स्क्वायर साइन बाई डेल एक्स स्क्वायर लेके, जो पूरा वैल्यू निकाल रहे थे टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन वाला, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हैमिल्टन ऑपरेटर को। ठीक है, ऑपरेटर्स को ही रिप्रेजेंट करता है लैप्लासियन ऑपरेटर वाला, ये वाला। तो हैमिल्टन ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट पूछा था, एच वाला सही है ऐसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, क्या है, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज यूज टू फाइंड। तो किसके लिए फाइंड होता है, एनर्जी आइजन वैल्यू ऑफ क्वांटम सिस्टम के लिए। एस आई बराबर हम लोग अभी बताया ना, एस आई बराबर क्या होता है, ई साइन। तो ई क्या आइजन वैल्यू, ये क्या है आइजन फंक्शन। तो क्वांटम सिस्टम यही है, द एनर्जी ऑफ आइजन वैल्यू ऑफ ए क्वांटम सिस्टम। ठीक है, मोमेंटम का तो होता नहीं, तो 30वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, इन द पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स द एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन। तो वन डायमेंशनल 1D के लिए एनर्जी ऑफ द सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है मास के ऊपर भी और लेंथ ऑफ बॉक्स के ऊपर भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ए क्वांटम सिस्टम इज कम्प्लीटली डिस्क्राइब बाई इट्स। तो किससे डिस्क्राइब किया जाता है, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सब तुमको याद ही करना पड़ेगा, स्टेट वेक्टर के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ। किसके लिए डिस्क्राइब किया गया था, किस इवोल्यूशन में होता है, तो वो चीज़ होता है वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम पार्टिकल के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, इन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है, वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 35, इन द पार्टिकल इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स द वेव फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन कैसा होता है, जीरो वेव फंक्शन, हम लोग बाउंड्री कंडीशन, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए दिया गया था। तो पढ़ा जाए, पहला माई रिजल्ट ओवरलैप पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो पहली वाली थ्योरी ही क्या लग रही है, गलत लग रही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है, और सारी थ्योरी तो सही है।
ओवरलैप टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो होता है ओवरलैप टू एटॉमिक, तो सी भी तो सही है। फाल्स पूछा था ना, तो पहला वाला क्या गलत है। क्वेश्चन नंबर 37, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एंड 4 बॉन्डिंग, मतलब एन दिया गया है यहाँ पे 10 बॉन्डिंग है। तो एन वी की वैल्यू कितनी दिया गया है, 10 दिया गया भाई। एन ए की वैल्यू कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है फार्मूला एन वी माइनस एन ए बाई 2, तो 10 माइनस 4/2, तो वैल्यू कितनी हो गई, 1 मिनट, 6/2, तो 2 3 जा 6, 3 आया, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ से हम लोग। और कार्बन मोनोऑक्साइड के में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, 8 + 6 कितने हो गए, 14 हो गए। और हम लोग इसकी सहायता से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की सहायता से मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो पहले ही 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिया गया था ना, 3 तो आ गया, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2, मतलब C2 का मतलब कार्बन 2, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6 प्लस कितने कार्बन है, एक और कार्बन, 2 कार्बन है CC, तो 6 12 कार्बन, 12 इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी सहायता से चेक कर सकते हैं। 2 दिया गया था, एक तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन, एक ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन, तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो 38 का ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला सही है। 38 है ना, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो वैलेंस थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर थ्योरी कैन बी डिस्क्राइब एज 2 डिफरेंट व्यूज। हाँ, तो वैलेंस वीबीटी क्या कहता है भाई, वीबीटी कहता है कि भाई कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैपिंग करके एक नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहता है, ये कहता है कोई एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, कोई दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों मिलके 2 नए नए ऑर्बिटल बना लेते हैं, ये डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इसमें एटम की ओवरलैपिंग हो रही थी, ठीक है। तो जो हमारा 39 है, पहला वाला ऑप्शन तो सही है, बी वाला भी ओवरलैप 2 इस पे सही है, सी वाला भी सही है, डी वाला क्या है, गलत है, वन ऑफ द सॉल्ट कमिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, डी वाला क्या है, गलत है, मतलब सही ऑप्शन है, फॉल्स है, जो लिखा हुआ है वो फॉल्स है। तो 39 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर प्रोड्यूस बाई, तो एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होता है किसके लिए प्रोड्यूस होता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए तो होता नहीं है, डिस्ट्रक्टिव के लिए होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर कंस्ट्रक्टिव के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है 40 का। क्वेश्चन नंबर 41, द फीलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग फिल करते हैं भाई, तो सबसे छोटा सवाल, सबसे बच्चों वाला सवाल, सबसे आसान सवाल, आप बाउ प्रिंसिपल लेते हैं, बाउली लेते हैं, होन्स लेते हैं, सब लेते हैं। 41 का पूरा चौथा सही है, डी ऑप्शन। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2F2 N2, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से और बता सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल की हेल्प से। तो 42 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, निकाल लेना, आ जाएगा नहीं आएगा तो बताना कमेंट बॉक्स में, मैं करवा के एक वीडियो सेपरेट बना के उस पर डाल दूंगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होगा। क्वेश्चन नंबर 43, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन द डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ, तो किसी का डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ अगर पता करना हो तो पहला वाला क्या है, गलत है, ऑप्शन नंबर O2B2, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 43 का बी सही है, बता दूंगा इसको भी कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, तो 44 का ऑप्शन नंबर सी है, सही है, इस पर भी एक वो वीडियो बनाऊंगा कैसे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट बताना है। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इज 2.5, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, ठीक, लेकिन ऑक्सीजन तो भाई पैरामैग्नेटिक, हाँ ठीक है, ये तो सी वाला तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन तो पैरामैग्नेटिक हो सकता है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का कितना आएगा,
और डी ऑप्शन सही है, 2 आता है। 45 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द शेप ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप? शेप साइज दोनों सही है, ये भी सही है। नंबर ऑफ कंबाइनिंग ये भी सही है, ये भी ओरिएंटेशन यानी पूरे के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉट ट्रू अबाउट पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ठीक है, अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ट्रू है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्यूपाइड समझाया हूँ ट्रू है, एन एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन ट्रू है, रेपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड तो रेपेल नहीं करने वाला भाई। 47 का डी सही है, खुद से सोच लो। क्वेश्चन नंबर 48, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ए मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड स्टेबल, इट्स स्टेबल पूछा ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं, एंटी बॉन्डिंग नहीं, और बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव, तो 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय, किससे फॉर्म्ड होता है? फेज में तो होता है, लेकिन इन ए फेज में तो बनाते नहीं, ओवरलैपिंग आउट ऑफ फेज के ऊपर बनाते हैं, तो देख सकते हो आउट ऑफ फेज। एंटी बॉन्डिंग में क्या एनर्जी क्या होती है, एंटी बॉन्डिंग में ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका फेज आउट ऑफ फेज कहलाता है, लेकिन बॉन्डिंग वाले का होता तो इन ऑफ फेज पे टिक मारते, क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हमारा होता है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे होता है। ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग जानते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ के रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय द डॉट डॉट ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो वही चीज़ है ना, इन ए फेज अभी एक बताया हूँ, तो इन ए फेज में होता है। तो हम लोग यूनिट सेकंड के भी 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। आज हम लोगों ने 100 क्वेश्चन को लगभग कवर कर लिया है, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड BSc 4 सेमेस्टर को। ठीक है, तो इसी के साथ पूरा इतना ही पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, बार बार रिवीजन करते रहना है, और रिवीजन तो मेन है, पढ़ाई पे ध्यान देना है, एग्ज़ाम भी आने वाला है। ठीक है, हाँ भाई, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने मेहनत से मैंने वीडियो बनाया है और 100 क्वेश्चन दिया है, और समझाने की भी कोशिश किया है पूरा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाना है। अच्छे से पढ़ाई करो, स्वस्थ रहो, हैप्पी लर्निंग, धन्यवाद।